जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। अमेरिका में इंतखाबात हुए जो है वक्त गुजर चुका, लेकिन जो मौजूदा सदर ट्रंप हैं वो अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहे और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ख़ुद अमेरिका के अंदर जो है वो बहस जारी है कि शायद ट्रंप ओहदा ना छोड़ें। जो बाइडन जीत चुके हैं और उनके हामी भी पुरजोश हैं, लेकिन ट्रंप अभी तक चंद रियासतों में वो जो नताइज हैं उससे मुतमईन नहीं है। और ये सब ऐसी शक्ल क्या निकल सकती है कि ट्रंप जो है किस तरीके से ओहदा सदारत पर बरजमान रहें और ओहदा ना छोड़ें, ऐसा कोई इम्कान है? अगर हारने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस में रहता है तो ये चौथी दफा होगा, पहली दफा नहीं होगा। 3 बार ऐसा हो चुका है। 3 बार ऐसा हो चुका है। एक दफा होता है 1800 में, एक दफा हुआ है 1824 में और आखिरी दफा हुआ है 1876 में। ठीक है। 1800 में जो था वो हुआ था, वो जीता था थॉमस जेफरसन। ठीक है। और 1824 में जीता था जॉन एडम्स। और तीसरा जो है बहुत रेलेवेंट, अब अमेरिका का जो आइन है ये बेसिकली पॉपुलर वोट के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करता, पॉपुलर वोट के बारे में उसका कोई तस्वर ही नहीं। ये रियासतों को अहमियत देता है, इलेक्टोरल्स में नहीं इलेक्टोरल बाद आ जाता है। सबसे अहम तरीन जो यूनिट है अमेरिका की सियासत का वो रियासत है। रियासत जो कहेगी वो इंपॉर्टेंट है, वो जिस तरह भी कहे। उसमें अमेरिका का जो एक आर्टिकल 2 सेक्शन 1 क्लॉज 2 and 3, ये मैं पढ़ देता हूं। ईच स्टेट शैल अपॉइंट, ठीक है, हर रियासत नामजद करेगी, इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर देयर ऑफ मे डायरेक्ट ए नंबर ऑफ इलेक्टर्स इक्वल। हर रियासत नामजद करेगी जिस तरह असेंबली कोई प्रोसेस बना दे। अगर असेंबली ये कहे कि हम चुन के भेजेंगे तब भी ठीक है, असेंबली कहे कि लोगों से पूछ लें तब भी ठीक है, रियासत ये नामजद करेगी। उसके बाद होगा ये कि वो बंदे जो है वो इलेक्टर, अब ये जो इलेक्शन है ये आइन के अंदर नहीं दिया हुआ, ये रियासतों ने दिया हुआ है। सही। अब रियासत अगर किसी वक्त कन्फ्यूजन हो जाए तो वो इलेक्शन खत्म करके कहे कि हम अपनी असेंबली में से 10 बंदों को चुन के भेज देते हैं, क्योंकि हम भी तो मुंतखब लोग हैं, तो हम भेज दें तो नॉमिनेट हो जाते हैं। तो इस वक्त 9 स्विंग स्टेट्स हैं इस वक्त जो जिनके वोट, इनका तो मुअल्लक रियासतें, इधर से उधर इधर से उधर, जिनमें सिर्फ एक रियासत जो है मिशिगन, उसमें डेमोक्रेट्स हैं बाइडन के, बाकी 8 में ट्रंप हैं। अब कानून आइन ये कहता है कि जिस वक्त इस तरह की सूरत हाल होगी तो होगा क्या, ट्रंप पर सिर्फ एक काम करना छोटा सा कि इनको चैलेंज करना है। पहले वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगा, और ट्रंप के खिलाफ फैसला आता है तो ट्रंप हायर अदालत में चले जाएगा, ट्रंप के हक में फैसला आता है तो डेमोक्रेट्स जो हैं वहां चले जाएंगे। इस दौरान ट्रंप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल गेम शुरू करता है और वो अपनी रियासतों को कहता है कि भाई हम इलेक्शंस कदम करा देते हैं, हम अपने बंदे नॉमिनेट करके वहां भेज देंगे। ठीक है। जब वो भेजेंगे तो फिर डेमोक्रेट्स जो है वो अदालत में जाएंगे। ये गलत हो गया, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन को कोई कलम नहीं करार दे सकता, आईनी जंग शुरू हो जाएगी। इस आईनी जंग के चलते चलते 6 जनवरी आ जाएगी। ठीक है। उस 6 जनवरी में वो चीज होगी जो जब इजलास बुलाया जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज का। अब मैं जरा पढ़ देता हूं क्या हुआ था 1876 में। इलेक्शंस बिटवीन डेमोक्रेट सैमुअल टिल्डन एंड रिपब्लिकन रदरफोर्ड हेज, द इलेक्शन सॉ डिस्प्यूटेड रिटर्न्स इन 4 स्टेट्स, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, लुजियाना एंड ओरेगन। उन्होंने कहा जी इसके 20 इलेक्टोरल वोट है, दफा मारो पीछे करो और हम इलेक्शन करा देते हैं बाकियों का। अब ये अगर वो करता है तो उसके अंदर जो अब होगा कि अब अगर ट्रंप को 2-1 रियासतों को कहता है कि अपने वोट तुम ना भेजो, ये वो नॉमिनेशन ही नहीं करते अभी तक जो सूरत हाल। एक्सक्लूडिंग दोज 20 डिस्प्यूटेड इलेक्टर्स, टिल्डन हैड 184 प्लेज्ड इलेक्टर्स एंड ऑफ द 185 उसने 184 लिए, और मुकाबले में जो दूसरा था हेज, उसने लिए थे 165। अब ये जब हो जाएगा तो यहां 270 कोई नहीं ले सकेगा। फिर आइन ये कहता है कि क्या होगा, रियासतों को कहा जाएगा कि अब इन दोनों में से सदर चुन लो। अब अमेरिका में इस वक्त 26 रियासतें ट्रंप की हैं और 23 रियासतें बाइडन की हैं, और हर रियासत को 1 वोट दिया जाएगा। अगर ज्यादा भी कर दिया जाए तो वाशिंगटन डीसी का एक मेयर भी शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि कहा जाता है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अगर ट्रंप नहीं उतरता, ऐसे हो जाता है तो जो बाइडन को जो इतना वोट मिला है, हाँ मैम, वो कहां जाएगा? तो कहीं भी नहीं। जैसे टिल्डन का तो फिर तबाही की तरफ बढ़ेगा। अब बता, अब क्यों नहीं एस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं जा रहे ट्रंप के खिलाफ? ना उस वक्त गई थी, ना 1800 में गई थी, ना 1824 में गई थी, ना वो अपने सिस्टम को खराब नहीं करना चाहते। ये इतना बड़ा वोट मिला था उसको, हेज को, उसको टिल्डन को खत्म
गॉन। क्यों? उसकी वजह ये थी समझते कि अब इस वक्त और मसला है। ट्रंप ने 4 काम किए हैं। ट्रंप ने 4 ब्रीफिंग्स जो थी वो उसको नहीं लेने दी, बाइडेन को नहीं देने दी, उन्होंने कहा जाओ, मना कर दिया। ऐश कर। जिस बंदे ने, पेंटागन के चीफ ने, आप सोच सकते हैं कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इख्तियार ही नहीं होता, उसको ब्रीफिंग नहीं दी जाती। उस बंदे ने पेंटागन का चीफ चेंज किया, वो चुप करके क्यों चला गया? अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस बात से खौफ सता है कि ट्रंप ने पहली दफा अमेरिका के 74% गोरों को आर्म्ड कर दिया हुआ है। और वो कहते ये हैं कि ये वो लोग हैं कि जिनको ट्रंप ने ये सिखा दिया है कि यार तुमसे इक़्तिदार छीन रहे हैं 4 लोग मिलके, ये तो तबाह हो गया। जैसे हमारे नारे चलते हैं, भाई ट्रंप वही कर रहा है। अब उसमें एक तो ये चीज है, दूसरा वो ये करेगा और जिसके आगाज हो चुका है जरा पाकिस्तान के हवाले से, कि वो कोई ना कोई आलमी जंग जो है वो छेड़ेगा। उसके ऊपर बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है उसको स्टे करने। आलमी जंग कहाँ छिड़ सकती? आलमी जंग सिर्फ चाइना, इंडिया और पाकिस्तान में छिड़ सकती, जो उसका अगला महाज है। अब क्यों इंडिया में तेज हुई है? उस्मान साहब 10 दफा कहा है कि इंडिया अगर चाइना से लड़ने जाएगा तो उसके अवाम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया अगर पाकिस्तान से लड़ेगा और फिर चाइना इन्वॉल्व होगा तो इंडिया को सपोर्ट मिलेगी। अब जरा सा वो चलवा दें। चले चलवाएं जी DGISPR और शाहमूद कुरैशी साहब का बयान के जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूत पेश किए हैं भारतीय दहशतगर्दी के, वो जो सुनाए जरा जी। और यस देखिए ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस बिल्टअप हो रहा है। या तो वो छेड़ेंगे, एस्टैब्लिशमेंट छेड़ेगी कि ट्रंप जो है वो उसी से हमसे इसलिए चूंकि कर रहा है। और ट्रंप के ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये किया जाता है कि ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया से बाहर निकाल दिया था। ये आखिरी 4 साल थे जिसमें अफगानिस्तान से ट्रंप ने इंडिया को भी निकाल दिया, सबको निकाल दिया था। लेकिन जब ये जंग छिड़ गई तो ट्रंप फंस जाएगा। वो तो उसको सारी की सारी फौजें वहां पर भेजनी पड़ेगी। वो कहता था कि नहीं अपने मुल्क का। तो ये बुनियादी तौर पर जो तेज़ी आई है, ये तेज़ी बुनियादी तौर पर इसलिए आई है, मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान अब एक अपना उसको अंदाज़ा हो गया है कि आइंदा जंग हुई तो जैसे 65 में अमेरिका ने हमारा साथ नहीं दिया था और 71 में साथ नहीं दिया था, अब भी अमेरिका हमारा साथ देने वाला नहीं है। अमेरिका ने इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बना लिए हैं, उस जंग में अमेरिका के साथ है। वो जो पेंटागन की नवंबर 2019 में स्ट्रेटजी आई थी इंडो पैसिफिक, उसमें पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। श्रीलंका करता है, बांग्लादेश करता है, फिलीपीन करता है, बैंकॉक, 14-15 मुल्क करते हैं, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ तक कि उन्होंने अफगानिस्तान को भी शामिल किया था। अब वो अफगानिस्तान को शामिल करते हैं लेकिन उस तरह नहीं करते हालात में। अच्छा। तो ये जो अभी एस्केलेशन हुई है ये किसी बिग वॉर की तरह, और मैं आज समझता हूँ कि अगले 3-4 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ी वॉर जो है वो छिड़ जाएगी। और ये वो वॉर होगी जिसको किसी ने रुकवाना नहीं है। इससे बिकॉज दे वांट टू एस्केलेट द वॉर, दे वांट कि इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब रखा जाए। अगर डिस्टर्ब नहीं रखेंगे तो CPEC कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, और ये सब वो तो आप अपनी जगह बातें सही हैं, लेकिन जो डोजियर पेश किया गया सबूतों के साथ, RDO सबूत हैं और तमाम जहाँ से रकम ट्रांसफ़र हुई है, अल्ताफ़ हुसैन का भी जिक्र है, कितने पैसे दिए गए, बलोचों का भी जिक्र है, कितने पैसे वहाँ दिए गए, तरीके तालिबान का जिक्र है, तो दुनिया इन सबूतों को सीरियस नहीं लेती। कैसे वो हम उसको समझाएं दुनिया को कि यार हमारे साथ ये हो रहा है? ये बहुत अच्छे सबूत है लेकिन बहुत लेट है। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था। हम क्यों चुप रहे पहले? मुझे ये समझ नहीं आती। ये पहले मैंने पूछा था, कहते हैं जी हम कंफर्म करते नहीं, कंफर्म थे लोगों को, ये बताया जाते थे जब साफी जाते नेटवर्क कब से एक्सपोज नहीं, जब बताया जाते, जब साफी जाते थे उनको दिखाया भी जाते थे। मैं तो ज़माने गवर्नमेंट में था, ब्रीफिंग में हमें बताया जाते थे ये सारी चीज़ें। ये चीज़ें पहले आ जानी चाहिए थी। हमारी असल मसला यह है कि यह है कि हमारे यहाँ एक अरसे से 10-15 साल से हमारे यहाँ अपीजिंग इंडिया पॉलिसी रही है। वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की बड़ी अजीबोगरीब खराबी थी। ठीक, क्योंकि ज़ाहिर बात है फौज की लीडरशिप कितनी भी हो, उसने बोलना पॉलिटिकल माउथ से है। ये बहुत बड़ी मजबूरी है। और पॉलिटिकल माउथ अगर ना बोलना चाहे तो बाजवा साहब खड़े होकर अगर कह दें कि इंडिया ये करता है तो वो पता क्या कहेंगे कि बाजवा जो है लड़ाना चाहता है इंडिया के साथ। नवाज शरीफ तो नहीं लड़ना चाहता था, जरदारी तो नहीं लड़ना चाहता था, ये इमरान खान तो नहीं लड़ना चाहता, ये तो फौज लड़ना चाहती है जी। ये फौजों का अपना मसला है। लेकिन उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है जब तक आप वॉर के टाइम में आपकी कोइंसिडेंस ना साथ हो। अब आ गए हैं, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी हो चुकी है उस्मान साहब कि अब आपको क्या करेंगे आप इंटरनेशनल। अब जो इस वक्त अगर चाइना एंड कंटेनर चाइना की जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा से पूछेगा कभी? चाइना वहां वीटो कर दे कि जंग बंद करो।
तो क्या होगा? अमेरिका रोक लेगा, अमेरिका खुद उसको वीटो कर देगा। रशिया वीटो कर दे तो क्या अमेरिका रोक लेगा? हम बहुत बड़ी जंग के दहाने पे खड़े हैं, पाकिस्तान उसको रियलाइज नहीं कर रहा। हम वो लोग हैं, हमारे साथ होना वो है कि हमारे साथ हमें वो जैसे कहते हैं ना, खरगोश बना के और शिकार किसी और का करना है। उन्होंने शिकार बेसिकली निशाना चाइना है, और वो ज़ाहिर बात है। उसके बाद तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी कमाल हदीस में बार बार सुनाता हूँ कि खराबल सिंध मिन हिंद व खराबल हिंद मिन सीन, कि सिंध में अगर जो लड़ाई होगी, और हमारे यहाँ तो हम तो सह चुके, 15 साल से सह रहे हैं, तहरीक तालिबान की सूरत में हम सह रहे हैं, अल्ताफ हुसैन की सूरत में हम सह रहे हैं, बलोच नेशनलिस्ट की सूरत में हम हमारी तो खराब हदीस पूरी हो चुकी हुई है। अब किसके बारी है? खराबल हिंद मिन सीन। अब चीन ने तबाह बर्बाद करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है, जिनमें तमाम ममालिक के बारे में गया, और उन्होंने तमाशा दिखा भी दिया है। और अगर कोई शख्स ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी और वो गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डिस्टर्ब होगा या सीपैक का एरिया डिस्टर्ब होगा तो चाइना नहीं कूदेगा, तो उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। रशिया नहीं कूदेगा। रशिया तो उस वक्त कूद गया था अफगानिस्तान में कि जब उसका वार्म वाटर की तरफ पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था, उसका अपने इंटरेस्ट को वॉच करने। इस वक्त चाइना से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रूस की है। आपकी पूरी की पूरी सेलुलर जो कंपनी है रूस ले चुका हुआ है, उसकी कंपनीज खरीद चुकी है, और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है जो मेडिसिन के अंदर बहुत सारी हो चुकी हुई है। वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने आएंगे। हमेशा होता ही क्या है, किसी मुल्क के अंदर जब कभी हमला करना होता है, इंटरफेरेंस करनी होती है, पहले वहां इन्वेस्टमेंट रखी जाती है। अमेरिका भी यही करता है, पहले वहां इन्वेस्टमेंट करता है, फिर कांग्रेस को कहता है कि ये हमारी पीपल्स मनी है, हम इनको जनाब प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं, हमारी इंटरेस्ट है, हम उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये मुझे लगता ये है कि दिसंबर के अंदर नवंबर के एंड, दिसंबर के एंड के अंदर पाकिस्तान जो है, अल्लाह ताला हमें हिफाजत दे, और यही वो आगे लीड करेगी जो है। नहीं, ये तो वो चीजें ना जो आप नक्शा खींच रहे हैं, लेकिन सिफारती महाज पे हमने करना क्या है? हमने देखो सिफारती महाज पे आप जाएं, देखा ना, आप जाएं, आप ये चीजें आपके एम्बेसी इस वक्त सिर्फ यही करना चाहिए, यही कर रही, नहीं कर रही ना। मैं पूछा 8-10 मुल्कों से, नहीं कर रही ना। हम एट वार, हम मीडिया पे आके हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया आप खुद देख लें, मीडिया पता नहीं किधर लगा हुआ है। Nobody is actually, मैं आज को बताऊं आपको, नसीम और ब्रेक साहब के घर पे हम बैठे हुए थे, आज से 10 साल, मैंने कॉलम लिखा था, तो एक ऐसे शख्स, मैं था, हमीद गुल साहब थे, वो ज़ैलम खान चेचनिया वाले सदर थे जो पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे, जो उनको शहीद कर दिया गया था। 2 और लोग थे। एक शख्स आए बड़ी रूहानी कैफियत में, इस तरह के थे कि बेग साहब ऐसे खड़े हुए, बेग साहब का कुदरतुल्लाह शाह वाला का वो हरकत, देखो इंडिया दालपुर जट्टा के रास्ते इस तरफ से पहले हमलावर होगा, और फिर वो सीधा गुजरात इस तरफ के आएगा, फिर नीचे वहां से होगा, लाहौर शायद छुड़ जाए, लेकिन उसके बाद बहुत बुरी मार खाएगा। ये उस जमाने की उनकी पेशगोई थी, और एग्जैक्टली वही सूरत हाल नजर आ रही है मुझे। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे जो फैजाबाद के अंदर धरना जारी है उसका।